Hello everyone, how are you all? I do hope that you all are doing very well. मैं आपके अपने चैनल द मास्टर नेहरा सर में एक और सरप्राइजिंग क्लास इंग्लिश ग्रामर की आपके सामने लेकर के हाजिर हुआ हूँ। बहुत सारे एस्पिरेंट्स की मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप इंग्लिश ग्रामर और स्टार्ट कीजिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं इंग्लिश ग्रामर कैसे करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट्स करवा रहा हूँ। लेकिन आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि सिविल सर्विसेज की तैयारियों से पहले मैं इंग्लिश लिटरेचर में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूँ। तो इंग्लिश से तो मेरा पुराना नाता है। तो इंग्लिश को मैं इतने बेहतरीन तरीके से करवाऊँगा, आप निश्चित रहिए कि आप ज़िंदगी में कभी भी वो चीज़ें जो आज और आने वाले समय में इस चैनल पर क्लासेस में करेंगे नहीं भूल पाएंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि डेली वीडियो अपलोडिंग रहेगा, रेगुलर रहेगा और कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और जितना हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि वो मेरे लिए मोटिवेटिंग रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखिएगा, अगर हम बात करें सबसे पहले बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे और सेकंड चैप्टर इसके बाद हमारा रहेगा टेंसेस का। अब देखिएगा, हम अगर एक सेंटेंस बनने की प्रक्रिया को देखें तो एक सेंटेंस बनता कैसे है। सबसे पहले हम लेटर्स को देखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये तो मैं बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूँ, बेसिक से ही तो एडवांस लेकर के जाऊँगा। डोंट वरी, लेटर्स कह लीजिए या फिर इसको एक वर्ड और मैं दे देता हूँ, अल्फ़ाबेट्स हम कह लेते हैं। अल्फ़ाबेट्स कह लीजिए यानी वर्णमाला। हमारे सामने वर्णमाला है और वर्णमाला से मिलकर के ही क्या बनता है, वर्ड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं। और वर्ड्स को जब हम किस क्रम में रखें, प्रॉपर ऑर्डर में रखें। किस क्रम में रखें, प्रॉपर ऑर्डर में रखें, तो हमारा बन जाता है सेंटेंस। क्योंकि जब प्रॉपर ऑर्डर रहेगा तो वो कैसा रहेगा, वो मीनिंगफुल होगा, यानी हमें उसका अर्थ पता चलेगा और इसी से हमारा बन जाता है एक सेंटेंस, एक वाक्य। अब देखिएगा, वाक्य के बारे में ही हम सब कुछ स्टडी करने वाले हैं। वाक्य कितनी तरह के होते हैं, वाक्य का यूज क्या होता है। सबसे पहले अगर हम वाक्य के टाइप्स के बारे में बात करें, उसके बाद हम उसके यूसेज के बारे में बात करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ, याद रखने में आसानी होगी। जैसे एक हैंड में आपको टोटल इंक्लूडिंग दिस थंब 5 फिंगर्स, मान लीजिए 5 फिंगर्स आपको नज़र आ रही है। तो जैसे ये 5 फिंगर्स मिलकर के हमारे हैंड को कंप्लीट बना रही है, वैसे ही 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मिलकर के आपकी हमारी प्यारी इंग्लिश लैंग्वेज को कंप्लीट बनाने का काम करते हैं। तो 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में सबसे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा, इससे पहले कि मैं सेंटेंस स्टार्ट करूँ। जैसे मैंने आपके सामने कुछ भी लिखा, जैसे द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। मैं आपके सामने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ। देखिएगा, मान लीजिए ये अपना क्या है, ये सब्जेक्ट है। ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ओके। और उसके बाद ये क्या है, ये जो बचा हुआ पार्ट बच गया या रह गया, उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट समझ लीजिए, इसको हिंदी में हम कर्ता बोलते हैं और इसको हम वैसे कर्म भी बोल देते हैं, लेकिन मैं आपको सही इसकी डेफिनेशन बताऊं तो प्रेडिकेट वो पार्ट होता है जो हमें ये बताता है कि किसी चीज़ या व्यक्ति के बारे में क्या कहा गया है। ओके, मैं लिख रहा हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ कि किसी थिंग या पर्सन, क्योंकि मैं ये चीज़ या व्यक्ति लिखने की बजाय थिंग या पर्सन ही लिखूँगा, पर्सन के बारे में
जो कहा गया है, जो कहा गया है। इसको हम किस में काउंट करेंगे? इसको हम प्रेडिकेट में काउंट करेंगे। तो लाइंग ऑन द टेबल, इज लाइंग ऑन द टेबल अपना क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ। अब एक वर्ड और देखिए, इसी में से हम ये जो वर्ड्स है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड, इसको अलग कर लेते हैं। समझिएगा, इसको हम अलग कर लेते हैं। इसको क्या बोला जाता है? इसको फ्रेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्रेज। फ्रेज को अगर हम हिंदी में बोलें या मैं आपको बताऊं तो वाक्यांश होता है। क्या होता है? वाक्यांश। वाक्यांश यानी वाक्य का अंश। और वाक्य का अंश होगा तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन अपने आप में क्या है? इनकम्प्लीट मीनिंग। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words having incomplete meaning, having incomplete meaning। ओके, तो वाक्यांश आप याद रखिएगा, शब्दों का एक समूह होता है जिसका मीनिंग अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है। तो एक सेंटेंस के अंदर हमने देखिए क्या किया, द बुक किया जो कि सब्जेक्ट है, करता है। उसके बाद में इज़ लाइंग ऑन द टेबल, ये एक प्रेडिकेट है क्योंकि ये किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ हमें बता रहा है। उसके बाद में ऑन द टेबल हमने किया क्योंकि ये फ्रेज है, वाक्यांश है, और वाक्य के अंश को हम इनकम्प्लीट मीनिंग के साथ लेंगे, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन वो अपने आप में क्या है? इनकम्प्लीट मीनिंग हमें दे रहा है। ओके, उसके बाद हम आगे बात करते हैं जैसे सब्जेक्ट कितनी तरह के होते हैं, क्योंकि मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बाद में आपके सामने करवाऊंगा एंड में, लेकिन सबसे पहले बेसिक्स आपको क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे सब्जेक्ट हमारे कितनी तरह के होते हैं, हम एक चार्ट बना लेते हैं। ये अपना चार्ट बन जाएगा, देखिएगा बिल्कुल इजी है, बस आप करते रहिए, समझते रहिए। ये हम एक कंप्लीट चार्ट बना करके चल रहे हैं। इसमें मैं 3 टाइप्स ऑफ जो सब्जेक्ट्स हैं उनको काउंट करूँगा, देखिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट्स को हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर हम पर्सन भी बोल सकते हैं, पर्सन्स। ठीक है, आपको बुक्स में पर्सन्स लिखा मिलेगा। ये यहाँ पर क्या आ गया? फर्स्ट पर्सन, यानी क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन। यहाँ पर ये क्या हुआ? ये सेकंड पर्सन, और ये हो गया अपना थर्ड पर्सन। ओके, बिल्कुल इजी है, आप समझिए। अगर किया हुआ है, आपको लग रहा है कि ये भी रिपीट हो रहा है, तो एक बार करिए, जुड़े रहिए, फिर आपको खुद डिफरेंस पता लगने लग जाएगा। देखिए, फर्स्ट पर्सन हम अपने से स्टार्ट करते हैं, आई, यानी मैं। अगर मेरे बारे में बात करूं तो पहला मैं ही हूं। अगर आप मेरे साथ जुड़ गए तो वी कैन मेक अ ह्यूज चेंज, टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज चेंज। आई और वी अपने क्या हुए? फर्स्ट पर्सन में काउंट हुए। उसके बाद में देखिएगा यू, हम जब सामने वाले से, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यू आर लर्निंग, आई एम टीचिंग, तो आप क्या हुए? आप सेकंड प्लेस पर आए, तो आप सेकंड पर्सन हुए। अब अगर हम आपके ब्रदर के बारे में बात करें, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप वो बात सुन रहे हो, लेकिन हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें तो क्या हो जाता है? देखिएगा, ही, सी, इट। ओके, ही, सी, इट। इसके साथ साथ में एनी नाउन, आई एम राइटिंग हियर नाउन, वट एवर द नाउन इज, इसमें काउंट होगी। ओके, चाहे वो किसी देश का नाम हो, बिल्डिंग का नाम हो, या जैसे हमने यहाँ लिखा था दिस बुक, ये भी नाउन है, तो ये थर्ड पर्सन में हम काउंट करके चलेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में हम अगर प्लूरल के बारे में बात करें तो दे, ठीक है,
अब एक थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा समझिएगा। एनी नाउन के अंदर कोई भी नाउन आ गया, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम आ गया। अब आई से क्या बन जाता है? आई से माई बनता है। वी से क्या बनता है? वी से आवर बनता है। वहाँ लिखने से पहले मैं आपको देखिए यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ टेंशन दीजिए एक बार। जैसे आई से क्या बन गया? माई। अब मैं बोलूँ माई ब्रदर इज प्लेइंग, तो मेरा जो ब्रदर है, देखिए ब्रदर मेरी क्या है? नाउन है, ठीक है। ब्रदर मेरा क्या है? ब्रदर कॉमन नाउन होता है, ब्रदर मेरा क्या है? नाउन है। तो माई हालांकि यहाँ से बना, लेकिन ब्रदर मेरा नाउन होने की वजह से कौन से सब्जेक्ट में, पर्सन में जाएगा? ये थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट कहलाएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ जैसे माई, और माई के बाद में मैं डैश रख रहा हूँ। डैश रखने का मीनिंग ये हुआ क्योंकि यहाँ मैं ब्रदर की जगह कुछ भी लिख सकता हूँ, माई मदर, माई फादर, माई टीचर, माई सिस्टर, कुछ भी लिख सकता हूँ, माई बुक, माई पेन। तो इसीलिए मैंने क्या छोड़ा है? वहाँ ब्लैंक छोड़ा है। अभी सिमिलरली क्या बनेगा? जैसे आई का हमने माई बना दिया था, वी का क्या बनेगा? वी का आवर बनेगा। जैसे आवर ब्रदर, आवर टीचर। क्लियर? आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। जैसे यू है, आई का हमने माई बनाया था, वी का हमने आवर बनाया, यू का क्या बनेगा? यूवर ब्रदर, यूवर बुक, योर बुक। एक्चुअल में इसको योर बुक बोलते हैं, ओके। तो योर बुक। क्लियर? उसके बाद में देखिएगा ही से क्या बनेगा? ही से यहाँ पर जैसे आई से माई बना, ही से हिज बना। सी से क्या बनेगा? सी से हर बनेगा। इट से क्या रहेगा? इट से इट्स रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। देखिएगा उसके बाद में दे से क्या रहेगा? दे से दियर रहेगा, ओके। दे से दियर रहेगा, यानी इन डैश के अंदर ये याद रखिएगा कुछ भी हम नाउन लिख सकते हैं। उसके साथ साथ क्या रहेगा? दिस के बाद में भी हम जैसे दिस बुक, दिस टेबल, ये हमने यहाँ अगर मैं दिस बुक लिखूँ तो वो भी राइट रहेगा। उसके बाद देखिए दीज के बाद में भी हम कोई ना कोई नाउन रखते हैं निकट के लिए। उसके बाद हम रखते हैं दोज, ओके। तो यहाँ पर ये पर्सन अपने कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं खुद से स्टार्ट करूँगा आई और वी से, और फिर हम यू तक जाएंगे, और जिस बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन में काउंट किया जाएगा। तो वो थर्ड पर्सन में काउंट किया जाएगा। ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि जब मैं टेंसेज करवाऊँगा तब आप समझिएगा इस क्लास की वैल्यू। जब हम एक्टिव पैसिव करेंगे तब समझिएगा इस क्लास की वैल्यू। नरेशन में समझिएगा इस क्लास की वैल्यू। जब हम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड टॉपिक करेंगे तब आपको पता लगेगा कि जो आज हम कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा रेलेवेंट है, कितनी ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है। तो आप बने रहिए। बेहतरीन क्वालिटी का जो स्टडी मटेरियल है, टीचिंग है, वो इस एकमात्र चैनल के थ्रू आपको मिलने वाला है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि डेली वीडियो अपडेट रहेगा। अब हमने पर्सन कर लिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए एक लिस्ट बनेगी, कंप्लीट बना लीजिएगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, क्योंकि पर्सन्स को अब हम डिवाइड करके चल पड़ते हैं, और उसी के साथ हम क्या करें? फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ओके। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट पर्सन। उसके साथ साथ हम क्या लेके चलें? सेकंड पर्सन सिंगुलर। एक बार लिस्ट बना लीजिए कंप्लीट, और उसके बाद में सेकंड पर्सन प्लूरल, ओके। और उसके बाद में अगर हम बात करें थर्ड पर्सन सिंगुलर, लेकिन जब थर्ड पर्सन सिंगुलर लिख रहे हो तो
आप स्पेस थोड़ा ज़्यादा रखिएगा क्योंकि ज़्यादा आने वाले हैं। तो मैं भी थोड़ा सा नीचे लिखने वाला हूँ, थर्ड पर्सन प्लूरल, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। देखिएगा हमने वही 3 पर्सन्स यहाँ पर लिख लिए, अलग अलग डिवाइड करके, जो अभी हमने किए। अब इसमें देखिए क्या, अगर मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात करूँ तो उसमें से एक ही वर्ड है आई। अगर प्लूरल की बात करूँ तो एक ही वर्ड है, वो है वी। अगर सेकंड पर्सन सिंगुलर की बात करूँ तो सिंगुलर भी मैं यू कर सकता हूँ। एक बार कर लीजिए, बताता हूँ। प्लूरल भी मैं यू कर सकता हूँ। ऐसा कैसे? ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे पास एक ही पर्सन है, सॉरी एक ही वर्ड है यू। और यू अगर मैं आपको बोलूँ आप एक हो तब भी मैं आपको यू बोलूँगा, अगर बहुत सारे हो तब भी मैं आपको यू बोलूँगा। यानी यू अपने आप में सिंगुलर भी है, यू अपने आप में प्लूरल भी है। इसीलिए मैंने बोला कि आप लिख लीजिए यू सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर जो हमने किया वो देखिएगा ज़रा। अब उसमें क्या किया है हमने, ही सी, ये एक एक को शो कर रहे हैं तो ये सिंगुलर हुआ। इट, ओके। उसके साथ और क्या हुआ, एनी नाउन, एनी नाउन, यानी कि कोई भी नाउन सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। तो आप समझ लीजिएगा कि ये वर्ड तो यहाँ भी आने वाला है, ओके। उसके साथ साथ जैसे यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, माई, माई डैश, ये क्या हुआ, ये सिंगुलर में काउंट हुआ। वी, आवर डैश, ये क्या हुआ, ये सिंगुलर में काउंट हुआ। यू, योर, जैसे मैंने पहले बोला था योर जो आप बोलते हो, लेकिन योर बोलिएगा, योर डैश जो हम यूज करते हैं, ओके। मैं समझाऊंगा कैसे हो रहा है। उसके बाद में देखिए ही, हिज डैश, सी, हर डैश, इट, इट्स डैश, ओके। ये सब, और उसके साथ साथ में एक हमने लिखा था दिस डैश, ये, या कोई भी एक नाम हम इसमें ले लेते हैं। अभी हम प्लूरल के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया दे, दीज डैश रहता है, दे से क्या बन गया, दियर बन गया, ये भी डैश में आएगा। और उसके साथ साथ जो मैंने बताया था एनी नाउन, ये भी आप राइट डाउन करेंगे, ओके। और माई, माई ये भी रहेगा डैश। फिर आवर, आवर भी रहेगा अपना डैश में। फिर योर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर योर ये भी रहेगा डैश में। हिज ये भी रहेगा डैश में। हर ये भी रहेगा डैश में। इट्स ये भी रहेगा डैश में। दिस सिंगुलर में रहता है। अब ज़रा समझिए क्या लिखा मैंने, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये ब्लैंक स्पेस है। ब्लैंक स्पेस में आप चाहे सिंगुलर नाउन रखें और चाहे वो प्लूरल नाउन रखें, अगर वो सिंगुलर रखा है तो वो सिंगुलर कहलाएगा, अगर वो प्लूरल रखा है तो वो प्लूरल कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। और एक एग्जांपल दे देता हूँ, कोई भी ले लीजिए, जैसे आप इट्स का ले लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, अगर हम एक डॉग की बात कर रहे हैं, जैसे उसकी टांग टूट गई, इट्स लैग इज फ्रैक्चर्ड, ओके, इट्स लैग इज फ्रैक्चर्ड, उसकी टांग में फ्रैक्चर आ गया, या सिंपली हम बोलते हैं उसकी टांग टूट गई। अगर हम बोलें डॉग की 2 टांग टूट गई, इट्स लैग्स आर फ्रैक्चर्ड। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, ओके। मैं अभी मान के चलता हूँ कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इट्स के बाद में यही डैश ले लीजिए, सॉरी यही डैश ले लीजिए ताकि आपको ज़्यादा क्लियर रहे। क्योंकि इट्स के बाद में और इनके बाद में जो नाउन आएगी, अगर सिंगुलर आया तो वो सिंगुलर है, वो प्लूरल आया तो वो प्लूरल है।
अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपने ये सारा लिख लिया। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें होने वाली है, मैं बिल्कुल यूनिक तरीके से आपको करवाऊँगा। आप ज़िंदगी में कभी ये जो इस क्लास में आप कर रहे हो नहीं भूल पाओगे। तो आप बस बने रहिए, मेरा साथ देते रहिए, मुझे मोटिवेटेड रखिए। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को ये जो क्लासेस हैं वो शेयर कीजिए, दूसरों को बताइए, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ें और हम एक कंप्लीट क्लास कहलाएं। और फिर देखिएगा आपके लिए मैं लाइव क्लासेस लेकर के आता हूं। आपके साइमल्टेनियसली जो भी डाउट्स रहेंगे वो भी लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करेंगे। अब हम बात करते हैं, देखिए सब्जेक्ट के बारे में बात कर लिया, सब्जेक्ट को और पढ़ देते हैं। जब हम सब्जेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे थे तो इसको क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं, कोई जो काम करे। ओके, मैं लिख रहा हूँ फिर भी, क्या होता है? ये डूअर होता है, कोई काम करने वाला होता है। डूअर का समझ लीजिए, काम करने वाला, बस समझ लीजिए, ठीक है। और इस काम करने वाले को हम किस में काउंट कर सकते हैं? हमेशा याद रखिएगा, जो डूअर होता है या तो वो नाउन होगा या वो प्रोनाउन होगा। या तो वो नाउन यानी संज्ञा होगा या वो प्रोनाउन यानी सर्वनाम होगा। संज्ञा या सर्वनाम ही हमारे क्या बन सकते हैं? सब्जेक्ट बन सकते हैं। इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट में काउंट नहीं हो सकता, ठीक है। उम्मीद करता हूँ उसको समझ में आ रहा होगा। आप बस समझिए, आने वाले समय में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब कंप्लीट ग्रामर होने वाला है। उसके बाद में देखिएगा हमारा एक वर्ड हेल्पिंग वर्ब का हम लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ? HV बोल सकता हूँ। समझ में आ रहा होगा, HV बोल सकता हूँ। देखिएगा HV शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि जो हेल्प करती है, जो हेल्प करती है किसकी? मेन वर्ब की। जो मेन वर्ब आगे हम करेंगे, MV ही लिखूंगा मैं, क्योंकि मेन वर्ब यहाँ लिख चुका हूँ। मेन वर्ब की हेल्प करती है, मेन वर्ब की हेल्प करती है। और अगर मैं और इसकी विशेषता बताऊं तो और करैक्टरिस्टिक में ये आता है कि हेल्पिंग वर्ब का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता। अगर मैं पूछूं हैज़ का मीनिंग बताई तो नहीं पता, हैव का मीनिंग बताएं तो आप नहीं बता सकते, हैड का मीनिंग बताएं तो आप बोलेंगे सर हमें तो पता ही नहीं, हमने कहीं देखा ही नहीं। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे शैल, विल, इनका कोई अपने आप में मीनिंग नहीं होता। ये मीनिंग को सार्थक तब बना पाती हैं जब वो मेन वर्ब के साथ हेल्प करती हैं, उसके साथ जुड़ती हैं। तो आगे वाला मेन वर्ब ही मैं लिख रहा हूँ। मेन वर्ब में मैं सिंपली यहाँ पर MV लिख देता हूँ, या चलो लिख लीजिए आप मेन वर्ब ही कंप्लीट लिख लीजिए, MV। ओके, MV। आप क्लास की चिंता मत कीजिएगा, आपको बस सीखना है। मैं 1 मिनट भी आपका ख़राब नहीं करने वाला हूँ। आप जुड़े रहिएगा, क्लास की लेंथ पर मत जाइएगा, क्योंकि मटेरियल इतना मिलेगा कि आप बिल्कुल ऐसा महसूस करेंगे कि आपने फिजिकल क्लासेस, पेड क्लासेस ले रखी हैं। अब देखिए मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या होती है? मुख्य क्रिया। क्या होती है? मुख्य क्रिया। जो सब्जेक्ट के कार्य, यानी कार्य का मीनिंग वर्ब कह लो, एक्शन कह लो, एक्शन को बताती है या दर्शाती है, बताती है या दर्शाती है, बस आप समझ लीजिए। जो वो हमारी क्या कहलाएगी? वो MV या मेन वर्ब कहलाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो रहा है। उसके बाद में हम एक और ले लेते हैं जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। ब्रिटिश इंग्लिश में तो इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसको एब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्जेक्ट। तो देखिएगा हम ऑब्जेक्ट ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम ब्रिटिश इंग्लिश कर रहे हैं, इसलिए इसको ऐसे ही आपको प्रोनाउंस करना है। देखिएगा ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है कर्म।
ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है कर्म। मैं लिख देता हूँ यहाँ ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है। कर्म क्या होता है? परिणाम, रिजल्ट, ठीक है। तो कर्ता यानी सब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है, मैं कंप्लीट लिख रहा हूँ, ज़रा देखिएगा, यूनिक ही डेफिनेशन अपनी बनने वाली है। के द्वारा हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर मेन वर्ब की सहायता से प्राप्त परिणाम या रिजल्ट लिख लीजिए, परिणाम लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। अब आप दोबारा से देखिए, सब्जेक्ट के द्वारा हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की सहायता से प्राप्त रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं? को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। आप प्लीज़ अपने नोट्स अपडेट करते रहिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल यूनिक डेफिनेशन है, आपको किसी भी बुक में, कहीं पर भी, किसी भी चैनल पे इस तरीके से नहीं मिलने वाला है। जो मैं करवा रहा हूँ यूनिक करवा रहा हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा। अब हमने बात की, देखो मैं अभी आपके सामने एक एक करके पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब तो हम यूज़ करते हैं, जैसे हैज़, हैव, हैड, ये सब होता है। मेन वर्ब के बारे में बात करें तो मेन वर्ब कितनी तरह की होती है? आपने कितनी तरह की पढ़ी है? आपने बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मेन वर्ब पढ़ी हैं, लेकिन मैं आपको 5 टाइप्स ऑफ मेन वर्ब करवाऊंगा। 5 टाइप्स ऑफ मेन वर्ब आपको क्लियर होनी चाहिए। बस मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, नहीं तो क्लास बहुत लेंथी हो जाएगी। लेकिन ऑब्जेक्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट समझिए क्या है। ऑब्जेक्ट 2 तरीके के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको सीधा कर्म बोलते हैं हम, और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, वो देखिएगा। जब कभी भी हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिए प्लीज़, अटेंशन प्लीज़। जब कभी भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो हमेशा जनरली मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले पाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसके बाद मिलता है। दोबारा से फिर बता रहा हूँ, रिपीट, अटेंशन प्लीज़। जब कभी भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में होता है। जनरली ये सिनारियो मिलता है, हालांकि उसका रिवर्स भी मिल सकता है, लेकिन मैं आपको मोस्ट ऑफ द टाइम के बारे में बता रहा हूँ। अब हम दोनों तरह के सेंटेंस को कन्वर्ट करके देखते हैं। ज़रा देखिए, ही गेव मी अ पेन। अब मैंने देखिए ये क्या लिखा, ये अपना क्या हो गया, अलग पेन यूज़ कर लेता हूँ। देखिए ये अपना क्या हो गया, सब्जेक्ट, प्लस ये क्या हो गया, V2, प्लस ये क्या हो गया, ये भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, और ये भी क्या हो गया, ये भी कोई एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट जो है या तो वो प्रोनाउन हो सकता है या वो नाउन हो सकता है। जिस तरीके से सब्जेक्ट अपना नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, उसी तरीके से ऑब्जेक्ट की भी ये विशेषता है, या तो वो नाउन होगा या वो प्रोनाउन होगा। जैसे प्रोनाउन मी है, नाउन पेन है, ठीक है। अब आप देखिए, ये जो मेरा अभी ऑब्जेक्ट है ये इनडायरेक्ट है। कैसे है बताता हूँ। और ये मेरा ऑब्जेक्ट है वो है डायरेक्ट। ये भी मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ। यानी पेन मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ज़रा एक सिचुएशन विजुअलाइज कीजिए। ही क्या देता है मुझे, पेन। ही के पास पहले क्या रहा होगा, और वो मुझ तक आया, मी तक आया, तो क्या लेकर के आया, वो पेन लेकर के आया। इसका मीनिंग डायरेक्टली ही से उसका लिंक क्या किसका रहा, पेन का रहा।
दोबारा फिर बता रहा हूँ, ही ने मुझे दिया पेन, और मेरे पास तो वो बाद में आया, पहले उसके पास पेन था तभी तो उसने मुझे दिया। तो ही से डायरेक्ट लिंक किसका रहा, कनेक्शन किसका रहा, पेन का रहा। इस तरीके से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और वो फिर पेन मुझे देता है। तो पेन मेरा क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मी मेरा क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस एग्जाम्पल को अगर मैं रिवर्स करके यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखूं, इनडायरेक्ट बाद में लिखूं, तो देखिए क्या चेंज होगा। ही गेव अ पेन टू मी, कि उसने मुझे एक पेन दिया। अब देखिए, लिख लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर रहेगा। ये अब क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये मी क्या हो गया, मी, ये अपना क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस पूरे क्लास के नोट्स बनाते रहिए, जो भी मैं करवा रहा हूँ, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी है, पॉलिटी है, इंग्लिश है, आने वाले टाइम में मैं ज्योग्राफी भी आपको करवाऊँगा, इंग्लिश ग्रामर भी कंप्लीट रहेगा। जो टॉपिक मैंने लिया है बिल्कुल अच्छे से, ऑनेस्टी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करवाऊँगा, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ टीचिंग इज़ ऑलवेज अ सीरियस बिजनेस। ये जोक सुनाने के बारे में नहीं है कि मैं आपका इंटरटेनमेंट करता रहूँ, आपको हंसाता रहूँ और हंसा करके, चुटकुले सुना करके, जोक्स क्रैक करके ऑडियंस को, सब्सक्राइबर को जोड़ता रहूँ। अगर आप मुझसे जुड़ें तो बेहतरी के लिए जुड़ें, आपको लाइफ में उसका बेनिफिट मिले, बहुत सारी नई चीज़ें सीखें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो आपको इस चैनल पे क्वालिटी मिलेगी वो आपको फिजिकल क्लासेस में भी नहीं मिलने वाली है। अब देखिए, हम बेहतरीन तरीके से बहुत कुछ कर चुके हैं। अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। क्या बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। हम फ्रेज पढ़ चुके हैं, प्रेडिकेट पढ़ चुके हैं, पर्सन पढ़ चुके हैं, और सेंटेंस के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो भी पढ़ चुके हैं। अब हम कर लेते हैं सेंटेंसेस। क्या करते हैं, सेंटेंसेस। एक बार रुकिएगा, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ प्लीज़। देखिए, सेंटेंसेस के बारे में जब हम बात करें तो कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे मैंने बताया था, हमारे हैंड को कंप्लीट बनाने का काम ये मान लीजिए 5 फिंगर्स करती है, तो उसी तरीके से 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। कितनी तरह के सेंटेंसेस होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। तो फर्स्ट से बिना टाइम वेस्ट करें, आई थिंक वी शुड स्टार्ट इट। फर्स्ट अपना सेंटेंस क्या होता है, अच्छे से करिएगा, एक बार कर लीजिए, बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मीनिंग होता है यानी कोई कथन। ठीक है, असर्टिव का मीनिंग होता है कथनात्मक। अगर हिंदी में लिखना चाहो लिख लीजिए, बाकी हिंदी में लिखने का कोई मीनिंग नहीं बनता। यानी कि जो कथनात्मक वाक्य होते हैं, हमारे सामने कोई स्टेटमेंट रखते हैं। ओके, सेंटेंसेस विच मेक अ स्टेटमेंट। ओके, मेक अ स्टेटमेंट यानी कि जो हमारे सामने कोई कथन रखते हैं उसको असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। अब कथन रखने का दो ही तरीका हो सकता है। कौन कौन से कथन हो सकते हैं, या तो वो यस वाले हो सकते हैं या वो नो वाले हो सकते हैं। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लें, देखिए कर लेते हैं। आप ये इस तरीके से एक चार्ट बना लीजिए। देखिए, जब हम 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा सेंटेंस, जो अपना अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये आर है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि टेंसेस के लिए बेस होने वाला है। टेंसेस में मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, बार बार स्ट्रक्चर नहीं करवाऊंगा। तो उसके बाद देखिएगा अपना आता है नेगेटिव सेंटेंसेस। तो आप इसके नोट्स बनाइए, समझिए, एक बार में समझ में नहीं आता है, क्लास को रिपीट कीजिए।
नेगेटिव सेंटेंसेस। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें देखिए क्या रहता है, मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ जो हम आगे भी यूज करेंगे। सब्जेक्ट अभी हमने किया, उसके बाद में इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद में इसमें एम वी होता है। कई बार सीधा हम वी लिख देते हैं, वर्ब लिख देते हैं, वो भी राइट रहेगा। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर में बात करें तो क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, फिर अपना एच वी रहेगा, उसके बाद में नोट रहेगा, उसके बाद में एम वी रहेगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट रहेगा। नोट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो नोट डाउन कर लीजिए। नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले यूज होता है। नोट कभी भी अकेला यूज नहीं होता। नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले यूज किया जाता है। दिस इज़ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नोट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस जैसे हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट। एक सिंपल सा सेंटेंस हमने ले लिया, ठीक है। इसी में क्या, आई एम नॉट गोइंग टू प्ले क्रिकेट। आप नोट्स बनाते रहिए, एक एक एग्जाम्पल लिखते रहिए, क्योंकि मैं ये इसको इजी बनाना चाह रहा था, इसीलिए यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सा पोज आपको दिखाई पड़ा। जैसे इसको और हम बनाएं, जैसे आई हैव डन माई होमवर्क, इसको सिंपल बना ले दिए, आई हैव डन माई होमवर्क, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। जैसे यू हैव डन योर लेसन, अब देखिए आई मेरा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, हैव मेरा क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, डन मेरा क्या हुआ, मेन वर्ब हुआ, V3 हुआ, और ऑब्जेक्ट मेरा क्या हुआ, माई होमवर्क। जैसे देखिएगा माई के बाद में डैश हमने रखा था ना, तो होमवर्क आ गया। उसी के अकॉर्डिंग अगर इसको हमें चेंज करना हो तो क्या करेंगे, आई हैव नोट डन माई होमवर्क, आई हैव नोट डन माई होमवर्क। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर रहेगा। आप जुड़े रहिए, लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा कि ये किस तरीके से सेंटेंसेस आप फिंगर टिप्स पे याद रख सकते हो। आपको समझाने के लिए मुझे एक प्रॉपर वे लेकर के एक्सप्लेनेशन करना पड़ रहा है। अब सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस हम ले लें। सेकंड इसके बाद आता है अपना इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। मैंने क्या बोला, इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। इसके बारे में बता दूं, जो हमने वन किया था उसको बहुत सारे चैनल्स पर आपको मिलेगा, असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस। असर्टिव प्रोनाउंसिएशन इसका असर्टिव होता है। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, असर्टिव, असर्टिव नहीं होता है। आप सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस लिखिए, वो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। अब आपको पता होगा, जब हम कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं, जब हम कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, टू मेक इंक्वायरी और टू मेक अ क्वेश्चन, ओके, सिंपल एक क्वेश्चन हमें करना है, टू आस्क अ क्वेश्चन भी कह सकते हो आप। हमें कोई क्वेश्चन करना है, कोई प्रश्न पूछना है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। अब देखिए है क्या, ये दो तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला क्या है, पहला WH वर्ड से। ये WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, लिख लीजिए। हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, whom, ओके, ये हमारे WH सेंटेंसेस में हम काउंट करते हैं। अब उसके बाद में देखिए, WH सेंटेंस के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं।
हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमारा सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब रहता है, और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट ऑप्शनल रहता है। कई बार यूज़ होता है, कई बार नहीं होता है, बस आप इतना समझ लीजिए, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन फ्रेमिंग का एक चैप्टर करवाऊँगा तब आपको एलेबोरेटली ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। आप जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में लिखिएगा, यूज हो भी सकता है नहीं भी, और इसी को अगर मैं WH वर्ड हटा दूँ तो ये मेरा स्ट्रक्चर बन करके सामने आता है। ओके, ये मेरा स्ट्रक्चर बन करके सामने आता है। तो इस बात को एलोबोरेट मैं अच्छे से आपको तब करूँगा जब मैं क्वेश्चन फ्रेमिंग वाला चैप्टर करवाऊँगा। आप सिर्फ जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लीजिए, इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस में हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, 2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, और कोई भी आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। जैसे आपने लिखा था आई हैव डन माई होमवर्क, तो हैव यू डन योर होमवर्क, ऐसे भी बोला जा सकता है। तो हम अगर देखिए यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या, हैव यू डन योर होमवर्क, कि क्या आपने होमवर्क कर लिया। ठीक है, इसी को अगर मैं होमवर्क को छिपा दूँ, ये अपनी क्या हुई, ये क्या हुई, नाउन हुई, और ये क्या हुई, ये अपना ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट भी हुआ और नाउन भी हुआ। तो अब अगर मैं इसी के बारे में क्वेश्चन पूछूं, इसी के बारे में WH का क्वेश्चन पूछूं, तो कैसे क्या रहेगा, व्हाट हैव यू डन, कि आपने क्या किया। ओके, तो ये जो योर होमवर्क है वो कहाँ जा कर के शामिल हो गया, वो व्हाट में हो गया। इसीलिए मैं कह रहा था कि जब मैं क्वेश्चन फ्रेमिंग का आपको चैप्टर करवाऊंगा तो बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से ये सब आपको आगे आने वाले जो अपने क्लासेस रहेगी उसमें मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें अभी तक समझ में आ रही होगी। ओके, उसके बाद हम स्पेस है तो चल पड़ते हैं थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस अपना क्या आता है, उसके बाद में इम्पेरेटिव आता है। इम्पेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस, जिनको हम क्या बोलते हैं, कई बार आज्ञासूचक, हिंदी में आज्ञासूचक वाक्य शामिल कर लेते हैं। आज्ञासूचक में क्या रहेगा देखिएगा, इम्पेरेटिव में यानी ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, एटसेट्रा, ये सब इंक्लूडेड रहेगा। यानी कि इम्पेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस में हम ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन ये सब इंक्लूड करके चलते हैं। ये अपने आज्ञासूचक वाक्य कहलाते हैं। अब ज़रा देखिए, मैं अगर ये आज्ञा दूंगा तो किसको दूंगा, जो मेरी बात सुनेगा। और मैंने ये प्रश्न जब हमने किया था तब पहले बता दिया था कि जैसे मेरी बात कौन सुन रहा है, यू सुन रहा है, मेरी बात आप सुन रहे हैं। तो मैं अगर यू को हटा दूं, मैं अगर सेंटेंस से यू को हटा दूं तो अपना सेंटेंस किससे स्टार्ट हो जाता है, अपना सेंटेंस जो है वो V1 से स्टार्ट हो जाता है। यू को हटाना है, V1 लगाना है, तो V1 से स्टार्ट हो गया। यहाँ पर तुरंत एक ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, तुरंत एक ऑब्जेक्ट आएगा। ये या तो होगा नाउन या प्रोनाउन, जो हम पहले ही कर चुके हैं कि अब ऑब्जेक्ट अपना या तो होगा नाउन या होगा प्रोनाउन। जैसे सिंपली एक एग्जांपल हम लें, मैंने बोला डू इट, क्या बोला, डू इट, ठीक है, तो इट मेरा ये क्या हुआ, ये मेरा प्रोनाउन हो गया, डू मेरा V1 हो गया। अगर मैं यू लगाऊं तो आप ही को बोल रहा हूँ यू डू इट, आप ये करो, ठीक है, यू डू इट, क्लियर। तो V1 इसमें पहले आएगा। कई बार क्या होता है, ऑलवेज डू इट, हमेशा ऐसा ही करो, ऑलवेज स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू वेंट आउट। तो इसमें क्या हुआ, अगर मैं ऑलवेज, प्लीज़, काइंडली, सर, मैम ये सब कुछ लगाता हूँ तो उसके बाद आप ये V1 देखिएगा वो सारे अलग हैं, एडवर्ब है जो हम यूज़ कर रहे हैं। ऑलवेज आपका एडवर्ब है, एम आई राइट, ठीक है।
तो ये हम वैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको V1 से ही स्टार्ट इसको मानना है। तो हमारा जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो V1 से स्टार्ट होता है, उसमें हम ऑब्जेक्ट इंक्लूड करके नहीं चलते हैं। अभी हमारे 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और रहते हैं। आप पेशेंस बनाए रखिए, नोट्स भी साथ साथ बनाते रहिए, क्योंकि ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आप सभी के साथ मेहनत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आज के बाद आपको सेंटेंसेस में, सब्जेक्ट में, पर्सन्स में कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। एम आई राइट? तो आगे चलते हैं। आगे हम करते हैं अपना 4th टाइप ऑफ सेंटेंस। और 4th कौन सा आता है? 4th आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक। क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक, जिनके लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलता है। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हमें देखने को मिलता है। अब देखिएगा ये क्या, सडन फीलिंग्स या फिर हमारे इमोशंस को शो करते हैं। ठीक है, अचानक मन में आए भाव या भावनाओं को ये शो करने का काम करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। देखिएगा, जैसे मैं लिखूं ओह, अरे, आह, ये सब क्या है? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। जैसे हम लिखते हैं हुर्रा, ओके, ये अलास, ओके। जैसे कई बार हम लिख देते हैं व्हाट अ नाइस डे, कितना अच्छा दिन है। ये भी क्या हुआ आपका? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या हुआ कि आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं देखने को मिलेगी, आपको इसमें मेन वर्ब देखने को नहीं मिलेगी, आपको सिंपल मिलेगा। देखिए, व्हाट मिल गया, नाइस एडजेक्टिव मिल गया, कोई नाउन मिल गया, आपको इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ नाइस डे, ओके, व्हाट अ फुलिश पर्सन। इस तरीके के सेंटेंसेस आपको देखने को मोस्टली इसके अंदर मिलते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ विस्मयादि बोधक आपको समझ में आया होगा। लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स इसके हम लगा के चलते हैं, और इसमें जो हम ओमिट करके चलते हैं मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का। अपना लास्ट का सेंटेंस बचता है। इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। लास्ट का सेंटेंस एक रहता है, वो है ऑप्टेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिनके अंदर हम प्रार्थना या विश को शो करते हैं। ये भी लास्ट में आप लिख लीजिए, यहीं नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट में इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इसमें भी होता है। और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करके चलते हैं हम? प्रेयर, विश, ये सब हम इंक्लूड करके चलते हैं। और एक वर्ड और साथ साथ बता रहा हूँ, बेड, बैड नहीं, बेड, बेड हम इसके अंदर इंक्लूड करके चलते हैं। अब ज़रा देखिए, प्रेयर या विश, प्रेयर हम जैसे एक एग्जांपल मैं प्रेयर का आपके सामने रखूं, जैसे मैंने बोला मे गॉड ब्लेस यू, एक सिंपल सा बोला, ये अपनी क्या होगी? प्रेयर हो गई। यानी इसमें जो सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? वो मे से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद में हम भगवान से बात कर रहे हैं, यानी भगवान को हम प्रार्थना कर रहे हैं, और फिर आपकी वर्ब आई है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आया है। क्लियर? उसके बाद में देखिएगा विश के अंदर क्या होगा। विश के अंदर जैसे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, कि आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, आपका जन्मदिन खुशनुमा हो। तो हम ये विश कर रहे हैं। ओके, प्रेयर के अंदर मे का इंक्लूजन होता है, विश के अंदर हम ये सीधा चलते हैं। देखिए, अगर हम बोलें गुड मॉर्निंग, ये भी क्या हो गया? ये अपना विश हो गया। अगर हम बोलें गुड आफ्टरनून, ये भी क्या हो गया? ये भी अपना विश हो गया। अगर इसी के साथ साथ अगर हम बोलें
गुड नून जो ठीक 12 बजे का टाइम होता है, ये भी क्या हो गया, विश हो गया। अगर हम बोलें गुड इवनिंग, ये भी क्या हो गया, ये भी विश हो गया। अगर हम बोले हेलो हाय, ये क्या हो गया, ये विश हो गया। तो आप समझ जाइएगा हेलो हाय भी अपना किस में आ रहा है, विश में आ रहा है। अब ये समझ लीजिए बेड, बेड का मीनिंग होता है जब हम एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे हम बोलते हैं गुड नाइट, क्या बोलते हैं, गुड नाइट। तो इसके साथ हम बेड का, यानी कि ये भी ऑप्टेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है। ओके, अगर हम बोलते हैं सी यू, ये भी आपका ऑप्टेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है क्योंकि ये बेड को शो कर रहा है। अगर हम बोलते हैं बाय बाय, बाय बाय, ये भी आपका बेड को शो कर रहा है। अगर हम बोलते हैं गुड बाय, देखिएगा, अगर हम बोलते हैं गुड बाय, तो ये भी आपका ऑप्टेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ये चैप्टर बेस है, बेसिक है, इसी के बेस पर हम आने वाले चैप्टर यानी टेंस को करने वाले हैं। और टेंस बिलीव मी, आपको मैं इस यूनिक तरीके से करवाऊंगा कि आपको जो डर लग रहा है, जो इंग्लिश फोबिया आपके माइंड में रहता है, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो जिस तरीके से मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और जितना हो सके उतना शेयर करें। वो मेरे लिए मोटिवेटिंग रहेगा और बेहतरीन तरीके से मैं आपके सामने चीज़ें रखता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे। उम्मीद करता हूँ कि जो आज हमने किया वो आपको समझ में आया होगा और आप अच्छे से नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।